हिस्बे इख्तिलाफ तो आई नहीं। 23 मार्च पाकिस्तान डे परेड उनके लिए कोई इवेंट ही नहीं था। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और उनके फ़ौजी दस्ते जो थे आज की परेड में शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट जनाब अज़हर साहब, और उसके साथ हमारे फ़ख्र रहमान साहब हैं, और वहाँ से हमें ज्वाइन किया है लाहौर से स्काइप के ज़रिए अज़हर सदीक़ साहब ने। और आज जो इशू है वो पाकिस्तान की जो सियासत है, आज जो 23 मार्च का जो जलसा था उसके हवाले से बात होगी। वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की है मालाकंड में, उसके कुछ हिस्से सुनवाएंगे, वो किसको क्या पैगाम दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो लेटर उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को, वो लेटर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को भी भेज दिया है, वो लेटर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी भेज दिया, और उस पर उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये मिसकंडक्ट है। उन्होंने अपने ही इदारे की जो चीफ़ जस्टिस साहब की जो अथॉरिटी है उसको उन्होंने अंडरमाइन किया है। इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च था अपोजिशन का, उसमें टाइम में थोड़ा किया गया तब्दीली, 2 दिन की ताख़ीर की गई है। और सदीक़ साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल रूह रवां हैं चैनल के, जो सियासी ख़बरों के, उनसे पूछेंगे कि ये क्या है। पीटीआई वाले तो आज ये कह रहे थे कि इसलिए हुआ है कि जनाब वो शायद लोगों को इकट्ठा करने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ गोइंग ऑन। वो ये सारे मौज़ूआत हैं। और मैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब की जो मालाकंड में एक तकरीर है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाना, और ये ख़ास तौर पर अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में सहूलतकार है इस सारे तहरीक अदम एतमाद का, अगर कोई है तो ख़ास तौर पर उसकी नज़र ये मैं करना चाहता हूँ कि ये ज़रा देखिए कि फिर आने वाले वक्तों में होने क्या वाला है। सदीक़ साजिद साहब, ये अंपायर की उंगली जो है वो कहते हैं हमारे पास अंगूठा है इसका जवाब, तो बड़ा सख्त मैसेज है। डू यू एग्री? पहले तो कह रहे थे कि अंपायर की उंगली को हम मानते नहीं हैं, अब वो उंगली से अंगूठे पर आ गए हैं, तो इनके भी कोई समझ नहीं आती कि ये बिलावल साहब पहले बात कर लेते हैं, फिर जब वो बड़े जो हैं इनको समझाते हैं कि बेटा थोड़ा सा मेहरबानी करें। OIC के वाले से भी बहुत बड़ी बढ़क मारी थी इन्होंने, तो वो भी आपने देख ली थी। इस वक्त तो जो सिचुएशन है ना समी साहब, ना कोई उंगली है, ना कोई अंगूठा है, ना कोई इस वक्त अंपायर है। हाँ, मुझे लगता है परेड ग्राउंड से होके आए हैं, बहुत सीधे हुए हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी कोई वैसे सियासी बात दूसरी कर लेता हूँ फिर भी आप खुश नहीं होते, अगर सीधी कर रहा हूँ फिर भी खुश नहीं होते। नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने मैसेज ले लिया, दिस इज़ वेरी गुड। चले, अच्छी बात है सर, मैं वही बात कर देता हूँ। मैसेज देखें, मैसेज उनका भी DGISPR भी बहुत पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये तासुर देने की जो कोशिश की जाती है सियासी अंदाज में कह लें, या किसी को कहा जाता है जो आपने ये जो शार्ट सुनवाया बिलावल साहब का, किसको कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सियासी तकरीर। और है दूसरी बात ये है कि महमूद ये मालाकंड का कोई जलसा था ही नहीं, सैकड़ों लोग थे, जगह बहुत सी खाली नज़र आ रही थी, तो वो तो एक जलसा था भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने वो दिल की बुढ़ास निकाली है इस जलसे में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो 3-4 दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुल कर जो है ना वो नज़र आ जाएंगी, और वो ऐसी सीधी चीज़ें होंगी ना जिस तरह मैं सीधा इस वक्त बोल रहा हूँ परेड के बाद, वो इनको भी अपोजिशन को भी सारी चीज़ें जो है ना वो सीधी नज़र आ जाएंगी। क्योंकि जरदारी साहब इधर मौजूद हैं, शहबाज साहब इधर मौजूद हैं, इधर उधर जाने की 1-2 मरतबा कोशिश की है, तो उन्होंने कहा बस गाड़ी शाड़ी को इधर घुमाएं, उसके बाद फिर आकर वो घर बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं सारे इशू जो मौजूआत हैं बात करेंगे। बहुत बात हुई पिछले दिनों के, क्यों कह रहे हैं जी इमरान खान साहब कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। बड़ा इतराज़ है लोगों को इस बात पर, और इसका बड़ा रुख मोड़ने की कोशिश की अपोजिशन ने
कि वो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं। वो जी पाकिस्तान की फ़ौज को कह रहे हैं कि आप मेरी हुकूमत को बचाएं, और अगर आप नहीं बचाएंगे तो अगर आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो जनाब ये तो बात गलत है। अब मैं फिर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं ना जस्ट टू स्ट्रेटन द रेकर्ड, हमीद गुल साहब का एक इस हवाले से गुफ्तगू है न्यूट्रल होने के हवाले से। ये ISI के साबिक सरबरा मरहूम जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ये बात कर रहे हैं न्यूट्रलिटी के हवाले से, और इसको जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने हर जलसे में ये बात की, और ये जो कॉन्फ्रेंस भी है अमर बिल मारूफ कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप आएँ और सच्चाई और हक़ का साथ दें और ये बताएं, और ये अल्लाह ताला भी यही कहते हैं अपनी मखलूक से। तो ये बात अगर इमरान खान करता है तो फिर इसका रुख मोड़ा जाता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। अब मुझे नहीं पता कि ये जो उंगली, अंपायर की उंगली को अंगूठा दिखाने की जो बात है, ये एक ऐसी बात है कि ये जो उंगली उठाते हैं या जिनकी उंगली है उनको सोचना चाहिए कि ये जिन लोगों के अगर वो सहूलतकार हैं तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आने वाले वक्तों में ये क्या होगा। अब आज परेड की, क्योंकि आज था 23 मार्च था, तो एक वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग थे, OIC के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी थे, मोअज़्ज़ज़ मेहमान दूसरे भी थे, हमारी अफवाज के सरबराह भी थे, और भी वफाकी वज़रा भी थे, डिग्नेटरीज़ भी थे, सब थे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहाँ पर आए, सदर साहब भी आए। मैं थोड़ा सा वो आपको सीन दिखाना चाहता हूँ और पूछूंगा मैं फ़खर रहमान साहब से और सदीक साजिद साहब से, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे, कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब आए तो जो क्लैपिंग उनके लिए हुई वो एक थोड़ा सा टेस्ट होता है ना लिटमस के कौन ज़्यादा पॉपुलर है। हिज़्ब इख्तिलाफ तो आई नहीं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान में जो ये दावेदार हैं कि आइंदा सेटअप हमने बनाना है, 23 मार्च पाकिस्तान डे परेड उनके लिए कोई इवेंट ही नहीं था। उन्होंने वहाँ पर आना ही मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो बैठकर पाजी की अपनी सफाइयाँ और इधर उधर वो जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गाली गलोच, ये वो अपना काम करते रहे। यौम पाकिस्तान के मौके पर वो परेड पर नहीं आए। फ़खर रहमान साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे और सारे मनाजर आपने देखे, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 23 मार्च 1940 के हवाले से आज की जो तकरीब थी ये बिल्कुल एक तारीख़ी नौयत की थी। एक तारीख़ 23 मार्च 1940 को रकम हुई थी जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और दूसरी आज रकम हुई जब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और उनके फ़ौजी दस्ते जो थे आज की परेड में शामिल थे, और ये एक यकीनन तारीख़ी लम्हा था। दूसरी तरफ वहाँ पे पब्लिक में बैठने का एक जर्नलिस्ट को जो है ना सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी आंखों से देख भी रहा होता है और कानों से सुन भी रहा होता है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो परेड ग्राउंड में उनका कॉन्वॉय दाखिल हो चुका है, तो उसी वक्त जिस इनक्लोजर में मैं बैठा हुआ था वहाँ पर लोग जो थे वो सब अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और तालियां उन्होंने बजानी शुरू कर दी। और जब ये अनाउंसमेंट हुई कि वो चबूतरे के सामने पहुंच गए हैं जहाँ पे सलामी का जो चबूतरा बनाया गया था, तो उसके बाद इतनी खुशी और इतना जोश व खरोश जो था, और फिर साथ में तालियां, बच्चे क्या जवान क्या, और जो सिविलियंस थे, जो ऑफिसर्स थे, सब जो थे वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने उनका वेलकम किया और स्टैंडिंग ओवेशन दी, यानी खड़े होके उनको वेलकम किया। तो ये तमाम मैंने ख़ुद खड़े होकर एक इनक्लोजर से लेके और एंड तक सारे इनक्लोजर्स में देखा कि सब के सब लोग जो थे वो खड़े होकर उनको वेलकम कर रहे थे। तो इससे एक चीज़ जो थी वो ये साबित हो गई कि जब आपकी हाई मोरल अथॉरिटी हो और आपके ऊपर कोई दाग ना हो तो आपको किसी को कोई कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इज्जत जो है ना वो खुद ब खुद माशरा करता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। तो ये चीज़ देखने में आई है। और बड़ा आपने मैं ये कहूँगा कि एतमादुल एतमाद की जो करारदाद थी ना वो आज 23 मार्च 1940 की तकरीब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। बहरहाल जी 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 सदीक साजिद साहब, आपने जो बात कही ना अपोजिशन वाली के आज का दिन बड़ा उनको जाना चाहिए, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं ये यहाँ पे अपने नाज़रीन को भी बता दूँ कि अपोजिशन लीडर समेत जितनी भी पार्लिमानी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, सबको दावतनामे दिए गए थे।
परेड देखने के लिए, और उनको जो वाइट इंक्लोजर है VIP का वहाँ पे उनको बैठाना था या रेड में बैठाना था। लेकिन हुकूमती अरकान पार्लियामेंट वज़रा वगैरह तो आए, लेकिन अपोजिशन में से हमने कोई नहीं देखा। बिलावल साहब भी इधर थे, जरदारी साहब भी, शहबाज साहब भी इधर थे, लेकिन वो नहीं आए कि इस वजह से नहीं आए कि शायद इमरान खान आ रहा है या हुकूमत वह है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, आना चाहिए था। दूसरी बात, 2 ही शख्सियात थी जिनके लिए ज़्यादातर क्लैपिंग हुई, आर्मी चीफ साहब जब तशरीफ़ लाए वो, और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब हमने भी देखा डेफिनेटली जो आर्मी चीफ है ना, वो तो देखें, वो तो सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है, वो तो पाकिस्तान की पूरी कौम जो है, वो तो जहाँ पर भी जाएंगे, जो आर्मी चीफ के लिए जो जज्बात हैं मोहब्बत के, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए, वैसे ही वो तो उनका तो आप किसी सियासतदान से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि फौज जो है वो हमारी सिक्योरिटी की ज़ामिन है, ये मुल्क कायम इसलिए है कि, तो वो तो पूरी कौम जो है वो उनकी शुक्रगुजार भी है, और उनके दिल अपने आर्मी चीफ के साथ और जवानों के साथ धड़कते हैं। बिल्कुल, मैंने तो जिक्र किया इमरान साहब का, बिकॉज ही इज़ ए पॉलिटिकल फिगर, एक पार्टी के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपोजिशन बहुत सारी बातें करती है। तो पब्लिक में जब आप जाते हैं, ऐसी गैदरिंग में आप जाते हैं जहाँ वो कहते हैं ना कि पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो अगर मौजूद हो और उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो एक तरह का आप उसे लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। तो मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ के लिए भी ज़ाहिर है वो, क्योंकि इसलिए मैंने वो उनको नहीं किया। समीर साहब, अपोजिशन ने बाइकआउट किया, सिंपल सी बात है, ये कि कौमी तकरीब थी, यहाँ पे उनको होना चाहिए था, कतई नज़र उनके सियासी इख्तिलाफ़ात जो भी हैं। अच्छा जी, अब अज़हर सदीक साहब बड़ी देर से हमारे साथ हैं, मैं माजरत खा हूँ, उनको अभी हम प्रोग्राम में ज़रा लेट थोड़ा शामिल हुए, ये चीज़ें इस्लामाबाद की थी, तो इसलिए अज़हर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सदारती रेफरेंस के हवाले से एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को। लिख सकते हैं, जजेस जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को भी भेज दिया, और उसके बाद अटर्नी जनरल साहब को भी, और फिर मीडिया में भी आ गया। तो बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई वो कहते हैं कि ये उनको जो इंटरनल जो कम्युनिकेशन है चीफ जस्टिस साहब के साथ, वो उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, और ये मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। मैं आगाही चाहता हूँ आपसे, आप वकील हैं, मामलात को समझते हैं, क्या आपकी राय है इस हवाले से? समीर साहब, बात तो सच है, मैं आगे लफ्ज़ दूसरा नहीं इस्तेमाल करना चाहता यहाँ पर। बिलाशुबा ये मिसकंडक्ट है। आर्टिकल 209 और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी को अगर मिलाकर पढ़ें आप, तो ये मिसकंडक्ट है। सर समीर साहब, ये नहीं है, तारीखी तौर पर आपको मैं बताता चलूँ, इन्होंने पहले भी एक ऐसा, इनके दफ्तर से एक ऐसा हो गया या इनसे ऐसा हो गया, 427 रेफरेंस था। जब सदर ने रेफरेंस यहाँ भेजा तो इन्होंने वो ख़त लिख दिया, और वो ख़त लीक हो गए, और वो बाकायदा अपना मीडिया पे चले। तो वो तो इंटरनल डिस्कशन थी सारी, यानी ख़त लिखने का इनको और इनकी मिसेस को शौक है शायद, यानी सारी चीज़ें इस तरह नहीं की जाती। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की वायलेशन भी है, और वैसे भी जो जुडिशल नॉर्म है ना, उनकी भी खिलाफ वर्जी है कि एक जज जो है ना, ये इस तरह का एक्शन उठाए और एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पर कि जिसकी गुंजाइश ना हो। जरा मैं तारीखी तौर पर 427 रेफरेंस में ले जाऊँ। 427 रेफरेंस में इन्होंने क्या किया था? जब रेफरेंस फाइल हुआ, जस्टिस आसफिद खुर साहब ने बुलाया, इन्होंने रेफरेंस सामने रख के नोट बनाए, नोट बना के आगे घर और आके ख़त लिख दिया कि ये चीज़ें दें, ये चीज़ें दें। तो ये इनका बायस शुरू हो गया मौजूदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर ये बायस ही रुका नहीं है, कई केसेस ऐसी हैं जिन्होंने नोटिस लिए, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, फिर ख़ास तौर पर इस मुमलकत के बारे में क्या क्या लग़वियात का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ कि वो बस बासियत एक साइल के, तो क्या क्या जो इन्होंने वहाँ पर बैठ के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी गटर के हवाले से, गटर का लफ्ज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ शर्मिंदगी की बात है। ज़रा इनको छोड़ देते हैं बात, इनको इनका सारे का सारा केस जो है ना, जो ख़त है ना, हम ज़रा फैक्ट्स की तरफ आते हैं, ये वैसे भी डिस्टॉर्टेड है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार जो है ना, वो वहाँ से क्यों अपॉइंट कर लिया। ज़रा हिस्ट्री उठाकर देख लें। फ़कीर मोहम्मद जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब इनकी तैनाती हुई थी, वो कौन थी? ताहिर शहबाज रहे हैं, अभी का रजिस्ट्रार रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं कि बैठ के जनाब ये अपना उस साइड से नहीं होना चाहिए, या आप कौन होती हैं इस बात का फैसला करने वाले? रजिस्ट्रार जो जितना भी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है चीफ जस्टिस के पास है, जिनका काम है उन्हीं को करने दें। दूसरी बात की तरफ आ जाए, आपको पिछले दिनों
इनकी मिसेज ने एक इंटरव्यू किया, वो टीवी पे 4-5 सहाफ़ी बिठाए, इतना वेल प्रिपेयर्ड इंटरव्यू, ज़रा टाइमिंग सेट करनी, ज़रा समझने के लिए कि वो और ये बाकायदा आप हैरान रहेंगे, जो बाहर ये अमेरिका लंदन में खिताब करने के ना, तो पिछले साल जब वो गए थे तो उस वक्त जुनैद सफदर साहब थे, वो गालिबन सोसाइटी के प्रेसिडेंट। तो लोग तो अजीबोगरीब की बातें करते, लोग तो हुदैबिया के हवाले से भी बातें करते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं कानूनी बात, पहली तो बात है कि ये भी इनका पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया कि मिसाल के तौर पर कि जनाब अपना रवायात है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया, आप बाइस्ड है आपका जस्टिस काजी फाइज साहब, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका बाइस्ड है, और आपको रोका गया कि आपके करीब बाकायदा ऑर्डर पास हुआ था कि आपके पास केस कोई ना लगाया जाए। रूल 11 है सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। नहीं पता तो एक जजमेंट इनकी अपनी इनको पढ़ लेनी चाहिए थी। वो PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639 है, जस्टिस काजी फाइज ईसा वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जजमेंट वो है जब रिव्यू सुना जा रहा था, और रिव्यू जब सुना जा रहा था तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ये बेंच ये होना चाहिए। इनके वकीलों ने एतराज उठाया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने सारा सुनने के बाद लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ना क्या कहा, एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड सेटल्ड प्रिंसिपल इट इज फॉर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस as the master of the roster to determine the composition of a bench, and he may for like reason constitute a larger bench of hearing। सीधी बात है, उनका इस्तेहकाक है, इतना जबरदस्त बेंच है, चारों सूबों से जजेस हैं, यानी अपना आ जाए जस्टिस एजाजुल हसन आ जाए पंजाब से, जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाए सिंध से, जस्टिस मदर आलम मियां खिल पेशावर से, जस्टिस जमाल मंदोखिल अपना बलोचिस्तान से, और चीफ जस्टिस इसको हेड कर रहे हैं। तकलीफ दे बात है, 2 जजेस वो थे जिन्होंने सुना। फिर अगली बात आ जाए, वो कहते हैं कि जनाब 184(3) वाली पिटीशन, भाई सिविल प्रोसीजर कोड तो हर एक को पता होना चाहिए ना, कंसोलिडेट करने का इख्तियार होता है लॉ कोर्टों के पास। तो ऑर्डर तो पढ़ ले, लास्ट ऑर्डर में बाकायदा उनको कंसोलिडेट किया गया। किसने कह दिया कि इनका फैसला एक आएगा? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का फैसला 186 अलग आएगा, और जहां तक बार एसोसिएशन की पिटीशन है 184(3) के तहत उसका फैसला अलग आएगा, उससे ताल्लुक नहीं है। यानी ये कंफ्यूज करने की, तो ये पॉइंट भी इनका गलत है। और सबसे मजेदार जो बात है कि जरा थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा अजहर साहब, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं आप रोकूंगा इसलिए कि मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप तफसील से बात करें। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। अज़हर सदीक साहब, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो लेटर है जो पब्लिक कर दिया गया, उस पर बात कर रहे थे, उसके कंटेंट पर बात कर रहे थे। जी अज़हर सदीक साहब। अच्छा समी साहब, ये जो रेफरेंस है ना 427, ये 19 अगस्त 2019 का है, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वहाँ भी झूठ बोलते रहे हैं। ये बाकायदा उसके पहले 5 में लिखा है कि रेस्पोंडेंट जज ने 3 खत लिखे और यही कहते रहे कि उन्हें कंटेंट का पता नहीं है, हालांकि वो चीफ जस्टिस से मिले, नोट लिए, सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है, और ये वाला भी उस वक्त लीक कर दिया गया था। और वो बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो कह देते कि जज ने लीक किया है तो ये तो बड़ा सीधा सीधा कोड ऑफ, यानी ये कोड ऑफ कंडक्ट में हियरिंग की है कि खत लीक करने के ऊपर ही। और अब भी क्या है, अब आज तो छुट्टी थी, इन्होंने खत लिखा, इन्होंने खत की कॉपीज बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स को क्यों भेजी, चले मान लें एडवोकेट जनरल सबको, अच्छा और भेज भी अगर दी तो आज तो छुट्टी थी, वो बाई कोरियर आनी थी, कोरियर आके तो कल आनी थी या परसों आनी थी, या फर्ज करें इन्होंने फैक्स पे भेज दी थी, लेकिन वो ग्रीन पेपर है। ग्रीन का पेपर का मतलब है असल पेपर, यानी व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। वो व्हाट्सएप से ओरिजिनल जो है ना वो आखिर रात को पहले ट्रोल चलाया गया है, रात को पहले इस बेंच की कंपोजिशन के ऊपर पहले वेव एक बनाएगी, और वो मरियम नवाज के सोशल मीडिया विंग ने बनाई कि जनाब कि इस बेंच में सीनियर प्यून जाएगा, सीनियर प्यून जाएगा, तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस हवाले से, ना कोई ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है। मैंने रूल्स पढ़ दिए, मैंने लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस काजी फायज़ साहब का पढ़ दी, तो ये तो इन चीजों को अगर सामने रख के देखें ये ज्यादती है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो तरीका वारदात है नून लीग का, अगर आप पीछे देख लें, अदलिया को जब भी इन्होंने दबाना हो तो आप सजाद अली शाह साहब से देख लें, इन्होंने बाकायदा अदालत पर हमला किया, और जजेस फिर कोयटा भेजे बेंच को ख़रीदने के लिए, और उसको इन्होंने सारे का सारा अदालती निज़ाम को बर्बाद किया। फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस जो मरियम नवाज़ का केस सुन रहे थे, उनकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्होंने राना शमीम का एक एफिडेविट जो है वो रिकॉर्ड करवाया वहाँ पर, फिर एक ऑडियो बनवाई उनकी जो कि साबित होगी कि एक जाली ऑडियो थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की। तो ये इन्होंने सब कुछ किया क्योंकि वो 2 जज जो थे वो मरियम नवाज़ का केस सुन रहे थे। अब ये क्योंकि इसमें नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ साहब, मुझे बताया गया कि शेरवानी उन्होंने वो बनवा ली है और भी बहुत सारे लोगों ने शेरवानियाँ बना ली हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है, मुस्तकिल जो हालात बदल रहे हैं, इससे उनको परेशानी भी है कि शायद शेरवानियाँ जो हैं वो फिर बजाय हलफ उठाने के कहीं शादी में ही काम ना है। तो अब ये जो मामला सारा इन्होंने किया है, अब फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। और अफसोसनाक बात यह है, जो मैं आपकी बात मैंने सुनी है कि इसमें फिर ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो बिल्कुल जो इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने इनको वो लेके आए सुप्रीम कोर्ट में और उनका टिल्ट जो है वो मियाँ साहब के साथ है। तो ये सारे का सारा एक पूरा पैटर्न लगता है इदारों को स्टिग्मेटाइज करने का, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने का। और ये इस ताज़ा तरीन जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला है जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर, जस्टिस मुनीब अख्तर पर, एजाजुल एहसन पर, तो ये बात जाएगी कहाँ तक? ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है या पाकिस्तान बार काउंसिल, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि ये पूरी एक प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है और अब बड़ा इसमें आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, प्रॉक्सी पिटीशन तो फाइल की ना पहले कि जनाब वो बाकायदा परमानेंट नाअहली के हवाले से पिटीशन दायर की, एतराज़ लगा, रजिस्ट्रार का अपील फाइल हो गई, हालांकि वो समीउल्लाह बलोच में ये तय हो गया है। ये भी प्रॉक्सी पिटीशन बाकायदा दायर की गई और उनका लोकल स्टैंड आई क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक है? आपको पता है कई सेनेटर हमारे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे सदर हैं। हमने सदर मुंतखब किया, ये लंदन क्या कर गए थे, लंदन किन से मुलाकातें करके आए। और फिर याद रखिएगा अपना ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वकील पहला जो किया था ना, उसके अंदर ताहयात नाअहली वाला, वही हमारे दोस्त हैं वकील साहब, वो भी इसी के अंदर वकील साहब हैं। तो ये तो समझना है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है और हमारी अदालतों को बज़ाहिर लग रहा है, हो सकता है गलत हूं मैं, इंप्रेशन ऐसा ही आ रहा है कि जैसे कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब भी ये टारगेटेड कैंपेन का मकसद क्या है? टारगेटेड कैंपेन का मकसद है कि लॉ बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। देखें, एक वोट अमानत है, कॉन्ट्रैक्ट करके आप आए हैं, अमानत है आपकी, और आपको 63 डे का पता है, आर्टिकल के हवाले से नजर आ रहा है कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट होनी है। ये वोकला की अक्सरियत राय ले लें आप, सबका ये कहना है। डिफेक्शन से सेनेटर वसीम सजाद की उस वक्त की रिपोर्ट, अपना पार्लियामेंट्री डिबेट ले, उसने इसके बारे में कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल किया डिफेक्शन के बारे में, ये तकलीफ दे बात है। और ब्राइबरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस, मोहतरमा बेनजीर का केस, जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त 2 चीजें तय हुई थी समी इब्राहिम साहब तारीखी तौर पर। क्या? एक तो डिफेक्शन होने नहीं देनी है, ये नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल हो, डिफेक्शन नहीं होने देनी, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं होने देनी, जब करेंगे तो फिर डिस्क्वालिफाई, पहले होने नहीं देने के हवाले से मामला ये सारा था। जब इन्होंने देखा कि ये तो सारा चौपट हो रहा है, ये तो बाकायदा स्पीकर ने काम ऐसे नहीं किया, स्पीकर ने बाकायदा इसमें ओपिनियन लिया, वजारत कानून के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफिस से 3 को सवाल बनाकर भेजे, उन सवाल पे 186 का कहा गया और 186 के हवाले से रेफरेंस दायर किया गया। और 5 बेंचेस जो बेंच है ना, ईमानदार आदमी है, इनकी जात के हवाले से सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आगे वोकला ने मेरिट पे करना और मेरिट पे जवाब बने। परेशान ये हो रहे हैं, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जो ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है शेरवानी। हाँ, मुझे ये बताना तो भूल गया कि उस दिन मैं हियरिंग में मौजूद था, जब हियरिंग थी, अपना शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, बड़ा उछल के, बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे, मौलाना फजल, और तमाम जो शैडो कैबिनेट है ना, वो सारी आई हुई थी, सदर वगैरह। हाँ, मिस कौन कर रहा था? मिस मुश्ताक चीनी कर रहा था, कि जिसने गालबन वो गवर्नर स्टेट बैंक बनना था, या वो पापड़ वाला मिस कर रहा था जिसने वजीर खजाना बनना था, या वो सफदर अवान था कि वो शायद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना था। मुझे समझ से बाहर, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे एक साहब ब्रेक लेनी है। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट ये बात कही है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर कोई इदारा ये समझता है कि नवाज़ शरीफ साहब हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, और वो जो शहबाज शरीफ साहब की चिकनी चपड़ी जो गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल पाजी कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और कोई किसी किस्म की बात ही नहीं है, और बाजवा साहब भी ये कहते हैं कि बिल्कुल पाजी ने हर चीज़ दे दी जब भी फ़ौज ने उनसे मांगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ वो करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर जो बिलावल भुट्टो ने बात कही है
कि उंगली जो है उसको हम अंगूठे से दबाएंगे अंपायर की, तो ये मकाम है सोचने का, अभी भी मकाम है सोचने का। एक छोटा सा वक्फा और फिर आपसे गुफ्तगू जारी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में न जाने क्या कुछ हो रहा है सियासत के नाम पर। सदीक साजिद साहब, अपोजिशन ने जो उनका लॉन्ग मार्च आज शुरू होना था, दस्तों ने निकलना था, वो मुलतवी कर दिया है। क्या वजह है इसकी, क्या है उनके जहन में? ये महंगाई मकाओ मार्च का इसको नाम दिया। ये कल शुरू होना था 24 को, पहले ये दाता दरबार से शुरू करना चाह रहे थे, फिर बदल के रख दिया जी हम मॉडल टाउन से शुरू करेंगे। आज मीटिंग की है, ऑनलाइन मीटिंग शहबाज शरीफ ने, तो उसमें उन्होंने इसको कर दिया जी 26 को। वजह पूछी तो उन्होंने कहा चूँकि 25 को कौमी असम्बली का इजलास है, तो कुछ मेम्बरान ने चूँकि इसमें शिरकत करनी है, गुजरांवाला भी इसने ठहरना है, फलां जगह ठहरना है, तो इस वजह से इसको 26 को कर देते हैं। अब 26 को वहाँ से निकलेगा, 26 की रात गुजरांवाला में ठहरेगा, 27 को गुजरांवाला से निकलेगा, जेलम आ जाएगा, फिर जेलम को क़याम करेगा, फिर अगले दिन 28 को पहुँच जाएगा जी ये रावलपिंडी। अभी तक ये तय ही नहीं कर सके। और ये इसके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब है। उसके ऊपर कोई जो तर्जुमान साहबा हैं, मरियम औरंगजेब साहबा, हम उनसे पूछ के रह गए हैं कि मैडम ये बता दें, आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म से एहतजाज कर रहे हैं या नून लीग का अपना है, JUIF का अपना है? JUIF ने श्रीनगर का जो हाईवे है उसके ऊपर उन्होंने कहा G9, जहाँ पे उन्होंने पहले अपना जलसा धरना दिया, उन्होंने 25 को वहाँ पे धरने और जलसे का ऐलान किया है। ये 25 को निकल ही नहीं रहे, ये 26 को निकल रहे हैं लाहौर से। इसका मतलब है JUI अपना शो लगाएगी, ये वाले जो है वो उधर से चले जाएंगे। और कारकुनों को कहा गया कि आप जो है वो उधर लाहौर वाले में जो है वो शरीक हो। तो एक तरफ कहते हैं जी PDM का ये महंगाई मुकाओ मार्च है, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और अच्छा, इनको एक और ये एक अजीबोगरीब बात है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह एतजाज़ एहसन लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे और फिर वो रास्ते में टेलीफोन आ गया, और तो इसी तरह कोई टेलीफोन आ जाएगा और उससे पहले पहले ये मामला हो जाएंगे और हम अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग की जो है वो नौबत नहीं आएगी। तो ये इसी डेटों में समी साहब है, अगर ये 29 को करते हैं, 28 को करते हैं, 29 या 30 को वोटिंग भी हो सकती है। तो वो भी ये इसका भी इसका भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने जो की है सदीक साजिद साहब। अलीना, थोड़ा सा ज़रा इस पर आप अपनी राय दें कि ये इल्ज़ाम तो लगा रहे थे इमरान खान साहब पर कि जी वो वहाँ पर लोगों का एक जलसा और हजूम इकट्ठा कर रहे हैं और डरा रहे हैं MNAs को वोट देने के लिए कि जी वो वोट ना दें। अब वो तो चले गया परेड ग्राउंड में और जलसा भी वो 27 को करके फारिग हो जाएंगे, 30 के बाद कहीं वोटिंग होनी है। लेकिन नून लीग वाले जो आ रहे हैं वो तो उन दिनों में आना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जब सेशन हो, तो फिर डराने धमकाने का काम तो वो कर रहे हैं। अच्छा समय साहब, इसमें 2 से 3 चीज़ें कहना चाहूँगी मैं। देखें, ये जिस तरफ इशारा किया सदीक साजिद साहब ने कि जो डेट है वो बार बार चेंज की जा रही है, मेरा ख्याल है इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इत्तेहादियों को शायद इंतज़ार किया जा रहा है, हो सकता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो, मतलब सुनने में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ एक आपकी बात ये सही है, हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो, अगर वो शामिल हो जाते हैं या साथ आते हैं तो डेफिनेटली सी बात है, जिस तरह का वो क्राउड जमा करना चाह रहे हैं, जिस तरह का वो प्रेशर देना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी इस हवाले से कोई तस्दीक कहीं से नहीं हुआ है। मैं चाहूँगी कि सदीक साजिद साहब इस पर ज़रूर कमेंट करें। और जैसे कि आपने आगाज़ किया प्रोग्राम का, मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम से जो मुझे एक बड़ी खबर नज़र आई है वो ये नज़र आती है कि देखें, आपने जो बिलावल भुट्टो का शॉट चलाया जिसमें वो कह रहे हैं कि उंगली जो है अंपायर की, उसका जवाब हम अंगूठे से देंगे। दूसरा जो सदीक साजिद साहब ने बात की है कि भाई इन्विटेशन थे ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन नहीं आई, इसका मतलब ये है कि जो एक बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं जो है वो ऑपोजिशन का साथ दे रही है, वो बिल्कुल जीरो और सिफर हो जाती है आज की इस सारी चीज़ों से। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हमें इमरान खान साहब जो है बड़े पूरे तमाद नज़र आ रहे हैं और उन्हें क्या सरप्राइज़ भी देंगे, तो मेरे ख्याल में चीज़ें भी बहुत 50-50 हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल है कि बिलावल भुट्टो अंगूठे वाली बात करते, और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई चीज़ होती या कहीं ना कोई इशारे होते तो ऑपोजिशन आज परेड में ज़रूर होती। तो देयर इज़ समथिंग जो सही नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करेंगे सदीक साजिद साहब। फखर, आई वांट यू टू कमेंट, 1 मिनट आपके पास है जी। ये जो अपोजिशन का गुलदस्ता था ना, जो कभी PDM की शक्ल में सामने आया था, फिर आप इस तरह में आया, तो ये इस तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पेश हुए थे तो मौलाना फजल रहमान ने अलग प्रेस टॉक की थी, शहबाज शरीफ ने अलग प्रेस टॉक की थी। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा ये है कि सिचुएशन जो है ना विद इन दी अपोजिशन जो है ना, उसमें भी एक बेयकीनी सी एक सूरत हाल जो है ना वो देखने में आ रही है। क्योंकि आप देखें कि उठ के उधर जा रहे हैं MKM के पास, MKM से फिर उधर आ रहे हैं काफ के पास,
तो ये क्योंकि सिलसिला काम जो ही था ना सिर्फ नहीं, वो तो हाथियों ये का है चल ना, रहा है और ये काम लग ही ये रहा है सारा कि ये हाथियों का है। अभी जो इनके अपोजिशन जराए से जो खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी उनके साथ जाने वाले हैं और पता नहीं इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज अजहर प्रेस सदीक कॉन्फ्रेंस साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, 1 मिनट है, ये मुझे बताइए कि ये जो काजी फायज़ साहब का ख़त है और ये सारा मामला और इसमें बार्स ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? देखिए, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अगेंस्ट एक रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नज़र मोहम्मद चौहान साहब ने वो फाइल किया हुआ है इनकी मिस डिक्लेरेशन के हवाले से, क्योंकि अब तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि अकाउंट इकट्ठा था, इनका अकाउंट था और प्रॉपर्टी का ट्रेल मौजूद नहीं है, जायदादें डिक्लेयर नहीं की थी। मिसेस सरीनिया से जब रेफरेंस शुरू किया उसके बाद डिक्लेयर की, तो मिसकंडक्ट का केस तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। अब तीसरा ये रेफरेंस बन गया कि ये खत जिस तरह लीक कराया गया और जिस तरह कंट्रोवर्सी इंटेंशनली बजाय जो लग रहा है कि जो कोई भी लोग है इंटेंशनली जनरेट करने की कोशिश की गई है, जरूरत कोई नहीं थी, इंटरनल खत लिखते रहे। यानी ये जो शौक है इनको और इनकी मिसेज को कि खत लिख के ये सारा कंट्रोवर्सी करके ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, फ़खर रहमान साहब, सदीक साजिद साहब, अलीना साहबा। ये इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस तरीके से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, बात की जा रही है, और जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि अंपायर की उंगली हम अंगूठे से उसका जवाब देंगे, मैं आखिर में फिर ये अर्ज़ करूँगा कि आंखें खुली रखें और ये मत समझें कि ये जो आने वाले लोग हैं अगर आते हैं तो इदारों के साथ कोई अच्छा सलूक करेंगे। रिवेंज होगा, रिवेंज। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।